नमस्कार, वेलकम टू लेटेस्ट अपडेट्स ऑन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ने जो अगस्त 2024 के महीने में यूपीएस यानी एक नई पेंशन, एक और नई पेंशन एनपीएस का ही एक दूसरा रूप यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो लॉन्च किया था, उसका नोटिफिकेशन कल की तारीख में जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बदलाव के साथ में ये पेंशन आई है या ठीक उस समय जो इसके सैलाइंड फीचर्स बताए गए थे उन्हीं फीचर्स के साथ में है। क्या आने वाले समय में ये स्कीम, पेंशन की स्कीम जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना मेल खाती है और कितना नहीं खाती है, एनपीएस से बेहतर है या थोड़े से इसमें इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं, ओपीएस से बेहतर है, बेहतर तो पॉसिबल ही नहीं है, या किन किन पॉइंट्स पे ओल्ड पेंशन स्कीम से या जो पुराने समय में 2004 से पहले के रिक्रूटेड एम्प्लॉइज को जो पेंशन का लाभ मिल रहा है उससे किस तरीके से अलग है। आज के सेशन में हम इन्हीं 3-4 पॉइंट्स को स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि जब ये पेंशन आने वाली 1 अप्रैल 2025 से अप्लाई हो जाएगी, मीन्स लागू हो जाएगी, इसका कमेंसमेंट होगा, तो इसे हमें ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के सेशन में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। 15 पेज का हिंदी इंग्लिश में ये नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, सब लोगों के पास में अवेलेबल होगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, इसीलिए हम ये छोटा सा जो वीडियो है हम लेंथ में थोड़ा सा इसमें मीन्स छोटा सा वीडियो लेंथ में थोड़ा सा मैच नहीं करी चीज़ें, लेकिन एनीवे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि इसके जो सैलाइंड फीचर्स क्या हैं और क्या क्या जो है वो यहाँ पर पे मतलब इसमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात कि यूपीएस जो है वो आपको मीन्स यूपीएस के लिए कोई भी कैंडिडेट जो है, कोई भी एम्प्लॉय जो है, नॉट कैंडिडेट, एम्प्लॉय जो हो कब से एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है इस केस के अंदर? इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय सुपर एनुएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स। सबसे पहली बात, इसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस की जो लेंथ मीन्स जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो कितनी होनी चाहिए। यूपीएस उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवाएं, रेगुलर सर्विसेज सरकार को दी हो। कम से कम 10 साल की सर्विस जो है वो सुपर एनुएशन पे होनी चाहिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, कि पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या 10 साल की सर्विस पर 10 साल की मिनिमम सर्विस हो गई तो क्या उसको पे आउट जो है, जिसको यहां पर जो पेंशन है उसको नाम दिया गया है पे आउट का, मतलब जो पेंशन मिलती है वो पे आउट ही है, लेकिन जो पेंशन पे आउट जो है वो क्या 10 साल की सर्विस पे उतना ही मिलेगा जितना और कोई 15 साल की सर्विस करता हो, 20 साल की करता हो या 25 साल की करता हो या उससे ज्यादा करता हो? जी नहीं, 10 साल की सर्विस पर पे आउट जो है वो डिफरेंट होगा और 25 साल की सर्विस पर जो डिफरेंट होगा, 30 साल की सर्विस पर जो है वो डिफरेंट होगा। ऐसा भी नहीं है, 10 साल की और 25 साल में डिफरेंस है। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो आपकी 25 साल होनी चाहिए पूरे पे आउट के लिए। इक्विवेलेंट टू ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम में जिस तरीके से पेंशन मिलती है उतनी पेंशन पाने के लिए कितनी पेंशन? बेसिक का आधा जो होता है और प्लस डियरनेस रिलीफ, ये पाने के लिए, इतना पे आउट पाने के लिए आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। दूसरी चीज हम यहां पर बता दें, इसीलिए इन्होंने वॉलंटरी जो रिटायरमेंट सर्विस जो है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो एज है, सॉरी नॉट एज, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो भी इन्होंने 25 साल की रख दी है, जिस पर आने वाले समय में संशोधन, काफी हद तक संशोधन जो है वो पॉसिबल है। लेकिन हम आपको बता दें, जो आप बार बार बोलते रहते हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, या हमारी जो डिमांड्स हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, उसके इक्विवेलेंट आपको पेंशन पे आउट पाने के लिए कितनी सर्विस चाहिए? आपकी मिनिमम 25 साल की सर्विस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक का आधा और प्लस डियरनेस रिलीफ पाने के लिए ये होना चाहिए। पेंशन का हकदार होने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, यूपीएस में पेंशन का हकदार होने के लिए कितनी सर्विस चाहिए? 10 साल की सर्विस चाहिए। इसके अलावा मिनिमम पेंशन 10,000 तो मिलनी ही मिलनी है, वो चीजें हम और जो थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज बड़ी यहां पर दिक्कत है,
अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो 35 साल की एज में रिक्रूट हुआ, 60 साल पे रिटायर हो रहा है, तो 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको ये वाला पे आउट जो है पेंशन पे आउट मिल जाएगा। लेकिन वीआरएस की कंडीशन में, वीआरएस के केस में क्वालिफाइंग सर्विस तो यही 25 साल चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको पेंशन जो है उनकी एक्चुअल डेट ऑफ सुपर एनुएशन, यानी जिस एज में वो सुपर एनुएट हुए होते, यानी कि जब एम्प्लॉय 60 साल का होगा तभी से उनका पेंशन पे आउट शुरू होगा, जो कि सबसे बड़ी कमजोरी है इस पेंशन स्कीम की। आप 25 साल के बाद में अगर 25 साल की सर्विस रेंडर करने के बाद में अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं, वीआरएस लेना चाहते हैं, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, एक लमसम अमाउंट मिलेगा और उसके लिए आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, उसके अलावा इंडिविजुअल कॉर्पस का भी कुछ अमाउंट मिलेगा, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पे सरकार को काम करने की जरूरत है कि कम से कम, पहली बात तो आपने 5 सर्विस की जो सर्विस है वो ज्यादा ही रख दी, वो उस क्वालिफाइंग सर्विस के चक्कर में कि आप सबको ये पे आउट जो है वो 25 साल की सर्विस के बाद में दे रहे हो। एनीवे कोई बात नहीं, अगर आपने 25 साल रखा भी है तो पेंशन तो कम से कम उनकी शुरू कीजिए। आप 60 साल तक तो कर्मचारी का पता ही नहीं है भैया कोई जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कर्मचारी सर्विस से रिमूव किया जाता है, अगर कर्मचारी को सर्विसेज से डिसमिस किया जाता है, अगर कर्मचारी सर्विसेज से अपने आप से रिजाइन करता है, तो उन केसेज में, रिजाइन का मतलब यहाँ पर डिफरेंट है, वो मीन्स वीआरएस के टर्म्स कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो रेजिग्नेशन कहलाएगा। उन कंडीशंस में इस यूपीएस का बेनिफिट कैंडिडेट को, सॉरी एम्प्लॉय को जो हो नहीं मिलने वाला। अब सबसे बड़ी बात जो हमने अभी डिस्कस किया था, फुल पे आउट। फुल पे आउट 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस तो फुल पे आउट क्या है 50%, और 50% किसका, बेसिक। यहां पर बेसिक भी थोड़ी सी अलग रखी जाएगी, जो रूटीन केसेज के अंदर थोड़ा सा सरकार ने बचाने की कोशिश की है यहाँ पर। और कैसे बचाने की कोशिश की है, जो पिछले 12 महीने का जो क्या बोलते हैं जो एवरेज रहा है बेसिक का, उसका आधा प्लस 50% और उसमें डियरनेस रिलीफ। लेकिन अब इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा, हम इसमें कोई विवाद जनरेट नहीं करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ओपीएस में मीन्स जो आपकी जो पे जो है रिवाइज होती है डीआर के अलावा, वो इस पे अप्लाई होगी या नहीं अप्लाई होगी, नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, गैजेट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो काफ़ी सारी खामियां हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपको। और फुल पे आउट जो है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो 25 साल होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन अश्योर कर दी गई है, 10,000 रुपये तो मिलेगी ही मिलेगी मिनिमम 10 साल की सर्विस में या फिर उससे ज़्यादा की सर्विसेज में। अब सबसे बड़ी बात एक और, कि अगर आपने जो भी कि हमने डिस्कस किया कि वीआरएस के केसेस के अंदर 25 साल की जो सर्विस देने के बावजूद भी आपको पे आउट जो है वो तभी से शुरू होगा जब आप सुपर एनुएट हुए होते हैं, यानी जब आप 60 साल की एज जो है वो पूरा कर लोगे। किसी कर्मचारी की मीन्स डेथ के मीन्स सुपर एनुएशन के बाद में डेथ के केसेज में फैमिली को जो है वो 60% पे आउट मिलेगा, जो उसको कर्मचारी को मिल रहा था, जो कि आप समझ सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि क्या आपका कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा? यस, एग्जैक्टली। जिस तरीके से ये एनपीएस का ही एक्सटेंशन है। एनपीएस में क्या हो रहा है, आपके बेसिक प्लस डीए का 10% जो है वो आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो क्या इसमें भी जारी रहेगा? यस, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसमें 2 कॉर्पस बना दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, 2 कॉर्पस बना दिए गए हैं। एक कॉर्पस जो है वो इंडिविजुअल कॉर्पस है। इंडिविजुअल कॉर्पस में 10% आपका और 10% जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा, मींस सेल्फ का रहेगा, और 10% ही गवर्नमेंट का रहेगा, जो कि फिलहाल एनपीएस में 10% आपका और 14% जो है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जा रहा है। ये कॉर्पस बदल करके इंडिविजुअल कॉर्पस में बदल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट करने वाली है, इंडिविजुअल कॉर्पस की डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल कॉर्पस केवल आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, योर कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। आपका कंट्रीब्यूशन भी 10%, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी 10%। तो इसमें अलग क्या हुआ कि साहब यूपीएस में तो गवर्नमेंट 18.5% देने वाली थी। यस, दूसरा कॉर्पस एक अलग से और बनाया जाएगा जिससे बोला जाएगा पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट जो है वो आपका पे आउट डिटरमाइन, मतलब कि भाई मैच करे, उससे आपकी पेंशन जो अश्योर्ड पेंशन मिल सके, उसके लिए एक पूल कॉर्पस बना करके 8.5% गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती रहेगी सेपरेट।
लेकिन आप ध्यान रखिए इस इंडिविजुअल कॉर्पस पे, जो कि आपका कॉर्पस जो ना ऑब्वियस सी बात है, जो और इसको मेंटेन कौन करेगा, वही पीएफआरडीए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वही इसको वापस मेंटेन करेगी। और ये जो आपके अकाउंट में जो है, प्राण वाले अकाउंट में जो है, ये अलग तरीके से डिपिक्ट करने लग जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस के रूप में 10% प्लस 10%। और ये इंडिविजुअल कॉर्पस की डेफिनेशन है। एक कॉर्पस और है बेंचमार्क कॉर्पस, वो यहां पर एक्चुअल में कुछ नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मिलेगा क्या, आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो कि, तो क्या आपका कंट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल कॉर्पस का आपको कुछ मिलेगा क्या? जी ऐसा नहीं है, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं अभी। क्या मिलेगा? मान लीजिए किसी ने 25 साल की सर्विस जो है वो रेंडर की है। आपने मान लीजिए क्या रेंडर की है, 25 साल की सर्विस आपने अपनी पूरी की पूरी रेंडर की, 25 ईयर्स ऑफ सर्विस एज आपने दे दी। तो 25 ईयर्स में हर 6-6 महीने के हिसाब से आपको कुछ मिलेगा। हर 6-6 महीने के हिसाब से का मतलब ये लेंथ ऑफ सर्विस कितनी हो गई, 6 मंथली लेंथ ऑफ सर्विस कितनी हो गई, 50 हो गई आपकी लेंथ ऑफ सर्विस। 6 मंथली का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 50 नंबर ऑफ जो आपकी जो सर्विस है, 6 मंथली सर्विस है, वो हो गई। तो इसका क्या करें जी, इसका जो ये फॉर्मूले के अंदर जो इसको मींस डिपिक्ट कर रखा है एल से, इस 50 का क्या किया जाए। मान लीजिए रिटायरमेंट के समय में आपकी बेसिक पे है 2 लाख रुपए, ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। उस समय मान लीजिए 5% जो है वो क्या है, डीए है। दो ही चीजें मैटर करेगी, बेसिक और डीए। 5% डीए है, तो आपका 5% डीए कितना हो गया भाई, 10,000 रुपए हो गया। तो टोटल अमाउंट हो गया 2,10,000 रुपए, ठीक है। तो अब आपको जो एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के समय जो मिलना है वो इसका 10% मिलेगा, यानी 1/10। 1/10 क्या, इसी का क्या, जी नहीं, एक अमाउंट मींस पर्टिकुलर अमाउंट निकलेगा, इसका 10% कितना हो गया, 21,000 रुपए। ये 21,000 रुपए को आप आपकी सर्विस की लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 मंथली सर्विस लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 25 साल की सर्विस है तो 50, 26 है तो 52, 27 है तो 54, इस तरीके से 30 है तो 60। तो आपको ये जो अमाउंट है, अब आप ये देख लीजिए कि कितना का अमाउंट आ रहा है। ये अमाउंट जो 21,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख कुछ हजार रुपए जो हैं वो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, क्या यही लमसम अमाउंट मिलेगा क्या, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं कर पाए। अभी हम बताए थे, शायद ये चीज आपको कहीं पर भी समझने को नहीं मिलेगी, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज आपको और मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, अभी हमने डिस्कस किया एक इंडिविजुअल कॉर्पस, एक गवर्नमेंट ने बनाया है बेंचमार्क कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस। लेकिन उस कॉर्पस को, बेंचमार्क कॉर्पस का मतलब है ये इंडिविजुअल कॉर्पस जो है उस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा होना ही होना चाहिए। आपको फुल पे आउट लेने के लिए 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में फुल पे आउट मतलब बेसिक का आधा प्लस डीएनएस रिलीफ लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपका टोटल कॉर्पस यानी इंडिविजुअल कॉर्पस, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर 5-6 एग्जांपल देख करके नोटिफिकेशन में समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बेंचमार्क कॉर्पस जो है डिफाइन नहीं हुआ। पहले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में 10,000 यूनिट्स जो है आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर होनी चाहिए। 50 लाख रुपए का अमाउंट लिख रखा है, लेकिन वो एक एग्जांपल है, ठीक है ना। 50 लाख का एक, क्योंकि देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का 50 लाख का इंडिविजुअल कॉर्पस हो जाए, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा ना कम समझ में आता है। हालांकि सर्विस के हिसाब से जो कि 4600 ग्रेड पे मीन्स रिक्रूट हुआ और मिनिमम 30 से 35 साल की सर्विस करता है तो आराम से 3-4 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस। अब उसमें बेंचमार्क कॉर्पस जो है गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है स्टिल क्लियर नहीं है। चीजें जैसे जैसे सामने आएंगी, क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट के सामने आएंगे, या हमें भी कुछ बेटर, हमने बहुत इस पे काम किया है, लेकिन हमें जो समझ में आया है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि बेंचमार्क कॉर्पस जो है वो पीएफआरडीए डिफाइन करेगा। वो कब करेगा, वो तो बता देगा कि साहब आपका 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस है तो हमने 4 करोड़ रुपए, ये जी मतलब इसका मतलब ये बेंचमार्क कॉर्पस भी 4 करोड़ रुपए, इसका मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर है तो आपको करना क्या होगा, जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं तो ये बेंचमार्क कॉर्पस, मान लीजिए 50 लाख बेंचमार्क कॉर्पस रख दिया, तो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो 50 लाख रुपए जो है वो बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर है, तो ये आपको पूल कॉर्पस में
ट्रांसफर करना पड़ेगा। पूल कॉर्पस कौन सा? गवर्नमेंट का 8.5% वाला। समझिएगा इस चीज को, गवर्नमेंट ने अपना जो 8.5% दे करके पूल कॉर्पस बनाया था, उसके अंदर आपको क्लियर कट आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जो हो पूरा का पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या पूरा का पूरा? जी नहीं, कितना? जो बेंचमार्क कॉर्पस पीएफआरडीए डिफाइन करेगा। मान लीजिए पीएफआरडीए ने बेंचमार्क कॉर्पस डिफाइन किया 50 लाख रुपए, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए, तो आपको इसमें ट्रांसफर करना है केवल 50 लाख। 50 लाख रुपीज जो हैं वो आपके मींस आपको मिल जाएंगे। जिस तरीके से हमें 60% मिलना था किसका? एनपीएस के अंदर एक साथ में, और 40% से आपको पेंशन लेनी थी। 100% से भी ले सकते थे, मतलब मैक्सिमम 60% आप विड्रॉ कर सकते थे। ठीक उसी तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस के इक्विवेलेंट अमाउंट जो है आपको पूल कॉर्पस के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। मतलब जो भी है फॉर्मेलिटीज होगी, आपका हेड ऑफ ऑफिस जो आपसे फॉर्म भरवा लेगा, वो आपके अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद में बची हुई अमाउंट वो आपको खुद को मिल जाएगी, लमसम अमाउंट के साथ में मिल जाएगी, जिसका पे आउट से कोई मतलब नहीं है, आपका पे आउट अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इश्यू अब आप हमें पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में आएगी ये चीजें कि वो बेंचमार्क कॉर्पस क्या होगा, किसी के लिए क्या हो, किसके लिए क्या होगा, डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल तो भैया डिफाइन करके बताओ ना आप तो हमें कि किस एम्प्लॉय के लिए कितना बेंचमार्क कॉर्पस होगा। तो किसी के लिए 50 लाख है, आपके अकाउंट में इंडिविजुअल कॉर्पस में 2 करोड़ रुपए हैं, 3 करोड़ रुपए हैं, तो रिमाइंडर अमाउंट जो है वो आपको मिल जाना है। तो वैसे एक बड़ा संशय गवर्नमेंट ने दूर कर दिया इस नोटिफिकेशन में कि हमारे कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, वो गवर्नमेंट हमें दे रही है, लेकिन पता नहीं है वो बेंचमार्क कॉर्पस के हिसाब से हमें मिलना है, और वो बेंचमार्क कॉर्पस पीएफआरडीए डिफाइन करेगा और वो कितना होना है तो वो चीज देखी जाएगी। ये हमने जो एग्जाम्पल दिया था, अभी हमने जो 21,000 रुपए का अमाउंट निकाला था, ये वाला 1/10 ऑफ इमोल्यूमेंट्स वाला ना, जिसमें आपको बेसिक हमने 6 मंथ्स के हिसाब से डिफाइन कर वो सॉरी देख ली, सॉरी बेसिक प्लस डीए देख लिया हमने, और फिर इसको 1/10 निकाल लिया। फिर इसको सर्विस की लेंथ से 10 साल की सर्विस है तो 6 मंथली 20 आ गया, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया, 4,20,000 रुपए आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ये इंडिविजुअल कॉर्पस अलग से मिलेगा आपको, लेकिन वो बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा होना चाहिए। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, इंडिविजुअल कॉर्पस जो है वो बेंचमार्क कॉर्पस से के बराबर होना ही होना चाहिए, तभी आपको फुल पे आउट मिलेगा। और जो होना ही पड़ेगा 25 साल की सर्विस पे, उससे कम, ये क्यों डिफाइन किए गए? अगर किसी ने 10 साल से ज्यादा 25 साल से कम की सर्विस रेंडर की है तो उन केसेज में पेंशन कितनी बनेगी? तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो फॉर्मूला बना रखा है, मुझे याद है कि नहीं है, P/2 इंटू Q अपॉन 300 इंटू IC इंडिविजुअल कॉर्पस अपॉन बेंचमार्क कॉर्पस। यहां पर बेसिक से आता है, ये बेसिक है। ये जो क्वालिफाइंग सर्विस का जो टेन्योर है वो है जिसको आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 25 साल की सर्विस है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। ये 300 कम से कम होना चाहिए, तभी जाकर के आपका फुल पे आउट बनेगा। और यहां पर ये होते ही फुल पे आउट बन गया आपका। लेकिन फिर आपने यहां पर ये क्यों रखा? ये आपने दूसरे केसेस के लिए रखा है। आपने 24 साल की सर्विस है, 22 साल की सर्विस है, 23 साल की सर्विस है, 15 साल की सर्विस है, उसके लिए बना रखा है। और ये इंडिविजुअल कॉर्पस जो है वो बेंचमार्क कॉर्पस जो है वो, अगर मान लीजिए किसी का इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम रह गया तो फुल पे आउट के लिए आपको बेंचमार्क कॉर्पस के इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो पूल कॉर्पस के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब क्या वो चीजें जो हैं वो कम सर्विसेज पर भी अप्लाई होते हैं क्या? ये कहीं नहीं लिखा है। ये कहीं नहीं लिखा कि क्या ऐसा हम कर देंगे, 10 लाख रुपए अमाउंट कम पड़ रहा है, हमने 10 लाख रुपए पूल कॉर्पस के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो क्या मुझे फुल पे आउट मिल जाएगा? ये डिस्क्राइब नहीं किया है। तो कुछ कुछ जो खामियां यहाँ पर वो साफ साफ हमें नजर आती हैं, इनको लेकर के कि कहां कहां पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या खामियां जो हो रह गई हैं, जो हमने यहाँ पर बता रखी है। पेंशन जो है वो यहाँ से 1 अप्रैल 2025 से जो ये चीज जो है वो लागू हो जाएगी। अगर आपने अभी कोई कंफ्यूज हो रहा है तो हमने अभी भी बताए थे, जो हमने अभी चीज बताई है आपको इंडिविजुअल कॉर्पस वाली, इन केस द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस IC और इंडिविजुअल कॉर्पस की डेफिनेशन योर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन 10% आपकी बेसिक वाला, ठीक है, इज मोर देन द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ बैलेंस अमाउंट इन द इंडिविजुअल कॉर्पस विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉय। आपको वापस मिल जाएगा। बेंचमार्क कॉर्पस से जितना भी अमाउंट ज्यादा होगा वो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जितना भी ज्यादा होगा, मान लीजिए बेंचमार्क कॉर्पस गवर्नमेंट ने PFRDA ने 50 लाख रखा, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जो हो 3 करोड़ रुपए है, आपको 2.5 करोड़ रुपए वापस मिल जाएंगे। हमने जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बेंचमार्क कॉर्पस जो है वो क्या होना है। अब हम आपको 2-3 चीजें जो हैं वो वापस जो है हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई जो इसको समराइज कर देते हैं हम इन चीजों को कि क्या क्या चीजें होंगी। आपको फुल पे आउट के लिए 25 साल की सर्विस जरूरी है। फुल पे आउट के लिए 25 साल की सर्विस
पहली कंडीशन जरूरी है। इस फुल पे आउट का मतलब क्या है? बेसिक का 50% यानी आधा प्लस डियरनेस रिलीफ जो है ये फुल पे आउट है, जो कि इक्विवेलेंट टू ओल्ड पेंशन स्कीम है, इक्विवेलेंट टू ओल्ड पेंशन स्कीम है बेसिक। और इसके लिए आपको 25 साल की सर्विस जो है रेंडर करनी ही करनी होगी। तीसरी चीज जो है वो क्या है? वीआरएस की कंडीशन भी 25 साल है, लेकिन यहां पर एक बड़ी खामी है कि आपको फुल पे आउट जो है यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, प्लस आपको आपका जो कॉर्पस जो है वो इंडिविजुअल कॉर्पस जो बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा रहा वो मिल जाएगा। आपकी पेंशन जो है, ये पेंशन जो है आपकी 60 साल की एज होने पर ही शुरू होगी, जो इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है इस स्कीम का फिलहाल के लिए। और हम आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं कि इसमें 100% संशोधन होगा आने वाले समय में, कि भाई 25 साल की सर्विस रेंडर कर दी, आप 20 साल की एज में सर्विस लगे, 45 में आपने नौकरी छोड़ दी और 15 साल अगले 15 साल में कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत बात है। ठीक है। चौथी बात, क्या कोई लमसम अमाउंट मिलेगा? यस मिलेगा। आपकी जो लास्ट बेसिक रहेगी, प्लस जो उसका जो डीए होगा उसका 10%, उसका 10% निकालिए यानी 1/10 निकालिए। मान लीजिए आपकी लास्ट बेसिक जो है लाख रुपए है और प्लस डीएनएस जो अलाउंस जो आपका डीए जो है वो मान लीजिए 20%, तो 1,20,000 रुपए हो गए, तो इसका 10% 12,000 रुपए आ गया। इनटू इसको मल्टीप्लाई करना एक लेंथ ऑफ सर्विस से, और लेंथ ऑफ सर्विस क्या है? 6 मंथली सर्विस। 6 मंथली सर्विस का हर एक साल के 2 नंबर निकालिए, यानी अगर आपने 30 साल की सर्विस की तो 60 नंबर हो गए, 60 यूनिट्स हो गए, और 60 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7,20,000 रुपए आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। 7,20,000 रुपए जो हो लमसम अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको इंडिविजुअल कॉर्पस का कुछ मिलना है? यस मिलना है। जितना भी बेंचमार्क कॉर्पस से जितना भी ज्यादा है, जितना भी इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से जो कि अभी डिफाइंड नहीं है, जितना भी ज्यादा है वो आपको मिल जाना है। अब हम इस चीज के लिए गवर्नमेंट से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर जो है सबसे बड़ी खामियां हैं? इसकी सबसे बड़ी खामी वीआरएस है। सबसे बड़ी खामी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज के समय में, उसमें मीन्स वॉलंटरी रिटायरमेंट के समय में आप क्या करोगे? आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी खामी थी कि आपके कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने कह तो दिया है कि हम आपको देंगे, बेंचमार्क कॉर्पस से जितना भी अमाउंट ज्यादा होगा वो हम आपको दे देंगे, लेकिन वो बेंचमार्क कॉर्पस जो है कौन बताएगा, कैसे डिफाइन होगा, वो समझ से थोड़ा सा फिलहाल के लिए बाहर है कि बेंचमार्क कॉर्पस जो कितना होगा। आई थिंक बड़ा गैप होगा इसके अंदर, मैं जहां तक समझ रहा हूं, तो आपको अपना मैक्सिमम अमाउंट जो मिलेगा, और उसके लिए जो चला जाएगा बेंचमार्क कॉर्पस वाला, मतलब इतना तो नहीं मिल पा रहा आपको, उसको गैप को भी फुलफिल करने के लिए आपको ये कि लमसम अमाउंट जो है वो मिल रहा है। मेरे हिसाब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सबसे बड़ी जो 2 खामियां जो हैं, वो एक वीआरएस की एज वाली भी जो चीज है वो 25 साल की, तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग सर्विस वाली, अगर हम एक होलसम इसको अगर हम देखते हैं तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है मेरे हिसाब से, मैं इंडिविजुअली देखता हूं तो 20 साल हो जानी चाहिए, ताकि वीआरएस के लिए भी एज जो है वो 20 साल ही रखी जाए। दूसरी चीज, वीआरएस की डेट ऑफ मीन्स रिटायरमेंट से ही एम्प्लॉय को जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई भाई कि एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, इसका क्या मतलब रहा? फिर रिजाइन करने के बाद आप पेंशन ही नहीं दे रहे तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। तीसरी चीज, गवर्नमेंट को हर एक पोस्ट के हिसाब से या कुछ बताए भाई इसके अंदर कि इसका कोई फॉर्मूला तो बताए कि पीएफआरडीए कैसे डिफाइन करेगा इस चीज को, वो बेंचमार्क कॉर्पस जो है वो बता दे गवर्नमेंट या पीएफआरडीए पहले से ही, तो एम्प्लॉय को पता होगा कि हाँ जी मुझे एनपीएस में ही रहना है या फिर मुझे यूपीएस के लिए स्विच करना है। चूंकि ये गजट नोटिफिकेशन जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत लेट हो गया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट इसकी 1 अप्रैल 2025 है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो डेट है वो आगे भी बढ़ेगी आपके ऑप्शन की, क्योंकि फिलहाल हमें 31 मार्च तक ही इसको ऑप्ट करना था। आई होप जुलाई अगस्त तक इसकी डेट जाएगी। लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी जो चीज़ है बेंचमार्क कॉर्पस वाली, अगर ये डिफाइन हो जाए और वीआरएस पे थोड़ा सा काम हो जाए, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पे थोड़ा सा काम हो जाए, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें कुछ भी बुराई नहीं लगती। ये इक्विवेलेंट टू ओल्ड पेंशन स्कीम ही है, इसमें कहीं से भी दूर दूर तक भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर डिफाइन हो जाती हैं और एक आधी चीज़ जो वीआरएस की एज और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस की जो एज है वो डिफाइन हो जाए। सॉरी, यहाँ तो डिफाइन की जरूरत नहीं, डिफाइन कर रखी है, रिवाइज हो जाए, 25 से घटा करके 20 साल तक कर दिया जाए।
वीआरएस की एज भी कम करना और ये क्वालिफाइंग सर्विस ऑब्वियस सी बात है, मैच करेंगी चीज़ें। तो वीआरएस की हमें लगता है जिन चीज़ों के लिए ना कि गवर्नमेंट को नए रोजगार के अवसर जो है वो मीन्स पैदा होंगे, इससे नए पद सृजित करना नहीं बोलेंगे, युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए नए रोजगार के अवसर जो हों सृजित होंगे। हमने यूपीएस को लेकर के आपके जितनी भी चीज़ें थी जो लोगों को मतलब डाउट में लग रही है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। और अभी भी स्टिल आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमें कुछ भी लगेगा, कुछ भी अपडेट आएगी, हम नए वीडियो के साथ में आपके साथ में 2, 4, 5 दिन के बाद में अगेन आएंगे कि हाँ जी, इनमें ये अपडेट है और गवर्नमेंट जो इन चीज़ों पे काम कर सकती है या कर रही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ों को लेकर के मीन्स आंदोलन तो होने ही होने हैं। आंदोलन का मतलब कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन जाएंगी, अलग-अलग फेडरेशंस की रिप्रेजेंटेशन जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा ना कन्फ्यूजिंग हो गया कि आप एनपीएस को बेहतर बता रहे हो या ओपीएस को बेहतर बता रहे हो या फिर यूपीएस को बेहतर बता रहे हो। हालाँकि ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, 2-3 चीज़ें डिफाइन कर दे और रिवाइज़ कर दे। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।